स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 साइंस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे 31 से 36 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे। और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का होगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है यानी 31 कह रहा है कि प्रकृति में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाएं। 2 यौगिकों के नाम बताएं जहां साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, सामान्य नमक के प्राकृतिक स्रोत सबसे पहले हमारा हो जाएगा समुद्र जल। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि समुद्र जल मुख्य तत्व इसका सोडियम और क्लोरीन है। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड जो है NaCl होता है, जिसे वाष्पित करके नमक निकाला जाता है। दूसरा जो हमारा होता है खनिज नमक, और खनिज नमक का जो मुख्य तत्व है सोडियम और क्लोरीन है। आप लोग को पता है कि यह खनिज रूप में पृथ्वी की सतह के भीतर पाया जाता है और खनन के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि हम जिसे खुदाई के जरिए बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि कार्बन यौगिक की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलकर बनाए गए यौगिकों से अधिक है। 2 कारण बताकर इस कथन की पुष्टि करें। तो देखिए, कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है बच्चों? तो पहला कारण है कि 4 बंध बनाने की क्षमता, यानी कि कार्बन 4 बंध बना सकता है, जिससे यह कई प्रकार के यौगिक बना सकता है। दूसरा है कि अनेक रूपों में पाया जाता है। कार्बन जो है कई विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट ग्रेफाइट होते हैं, जो यौगिक की विविधता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 32 भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे। बच्चों, इसमें कह रहा है कि मध्यम क्रियाशीलता वाले एक धातु का नाम बताएं तथा सल्फाइड अयस्क से इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए। तो 2 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हम डायरेक्टली चलेंगे। तो मध्यम क्रियाशीलता वाले धातु का नाम हो जाएगा जिंक हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं इसके बारे में अगर यदि आप लोग को बता देना चाहते हैं, यहाँ पे 3 मुख्य चरण पूछ रहे हैं। तो पहला हो जाएगा भट्ठी में गर्म करना, और दूसरा जो हमारा विधि हो जाएगा वो होगा जिंक ऑक्साइड का कार्बन से ह्रास, यानी कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वहीं तीसरा हो जाएगा शुद्धिकरण, यानी कि प्राप्त जिंक को फेड्रिक प्रक्रिया या इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे उत्सर्जन के बारे में। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से अवांछनीय या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उसे ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, अर्थात हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालना जरूरी होता है। वही कह रहा है कि कोशिकीय जीवों द्वारा अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया। तो आप लोग को बता देते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव जैसे कि पैरामीशियम या अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया अ, अस्नातन द्वारा होती है, और जिसमें अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली से बाहर निकलते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा नेक्स्ट ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक के 2 कार्य लिखे, वृषण और अंडाशय का। तो बच्चों, वृषण के बारे में आप लोग को बता देते हैं। वृषण जो वीर्य का उत्पादन करता है, यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वहीं मनुष्य में गुणसूत्रों की जोड़ी कितनी है? तो 23 जोड़ी है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि लिंग हार्मोन का उत्पादन, यानी कि जो पुरुष लक्षणों के विकास और यौन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे वृषण के कार्य हुए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा जो है अंडाशय। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अंडाशय का क्या कार्य है? तो बच्चों, अंडाणु का उत्पादन करता है अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु यानी कि एक का निर्माण होता है। पहला ये हो गया। दूसरा महिला हार्मोन का उत्पादन करता है, यानी कि अंडाशय में एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन पाया जाता है और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो मासिक धर्म चक्र और गर्भधारण को नियंत्रित करता है। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावनाएं बन सकती है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारकों की सूची बनाइए। काफी अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है और पर्यावरण को शुद्ध रखता है, और वनों का बड़े बड़े स्तर पर विनाश हमारे लिए चिंता का विषय है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, यानी कि वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु को स्थिर रखते हैं। वहीं दूसरा है जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि वन में विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर
और सूक्ष्मजीव रहते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं, ये भी सही। तीसरा पॉइंट का था मिट्टी का संरक्षण। वन जो है मिट्टी का संरक्षण करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी को जमाव करके रखे रहते हैं, यानी कि वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। चौथा है वृक्षों से संसाधन प्राप्त करना, यानी कि वनों से लकड़ी, औषधियाँ, रेजिन, खाद्य पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वन हमारे लिए जैव विविधता यानी कि जीव जंतुओं को भी आवास का एक स्थान है और इनका बड़े स्तर पर विनाश हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब हम बात कर लेते हैं वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार दो कारक। तो सबसे पहले है कि कृषि के लिए भूमि का प्रयोग। बढ़ती जनसंख्या और कृषि के विस्तार के लिए वन क्षेत्रों की यानी कि क्लियरिंग की जाती है। मतलब कि खेती के विस्तार के लोग क्या करते हैं, बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई करती है। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कल कारखाने खोलने के लिए भी वन का विनाश किया जाता है। वहीं दूसरा है कि वाणिज्य उद्देश्यों के लिए लकड़ी की मांग। उद्योगों द्वारा लकड़ी, रेजिन और अन्य वन उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण वनों की कटाई की जाती है। तो इस तरह से हमारा जो 31 से 36 नंबर का प्रश्न था उसे हमने कंप्लीट कर लिए। और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इनका मान कितना होगा, टोटल 12, यानी 6 प्रश्न को हल करना है और इसमें से हमारा कुल अंक कितना होगा, 12 होगा। तो हमने 12 नंबर कंप्लीट किया। अब हम सेक्शन सी में चलेंगे जो कि 37 से 42 लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा? इसमें शामिल रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार की पहचान करें। तो आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके आगे हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, यदि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो इसे देखकर यह स्पष्ट होगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा। सूरज की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन और सिल्वर क्लोराइड में बदल जाएगा, जिससे काले रंग के सिल्वर का रूप दिखाई देगा। यह प्रक्रिया सूर्य विकिरण द्वारा होती है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया में आप लोग देख सकते हैं कि 2AgCl और संतुलित करने पर ये बन रहा है क्या, सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो यह प्रतिक्रिया फोटोलाइसिस कहलाती है क्योंकि यह सूर्य की रोशनी के प्रभाव से होती है। अब 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रमशः तनु HCl और NOH विलयन युक्त 2 प्रणालियां ए और बी में नीला लिटमस विलयन डाला गया है। किस प्रणाली में रंग परिवर्तन देखा जाएगा? रंग परिवर्तन बताएं और इसका कारण बताएं। तो रंग परिवर्तन आप लोग देख सकते हैं, प्रणाली जो ए है HCl विलयन नीला लिटमस पत्र में लाल रंग में बदल जाएगा। वहीं प्रणाली बी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो नीला लिटमस विलयन में नीला रंग बरकरार रहेगा या हल्का नीला हो सकता है। कारण तो आप लोग देख सकते हैं, कारण भी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एक अम्लीय विलयन है और अम्ल लिटमस कागज को लाल रंग में बदलता है क्योंकि अम्ल में H+ आयन होते हैं जो लिटमस कागज के रंग को बदलते हैं। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं तो एक क्षारीय विलयन है। आप लोग को पता है क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो क्षार लिटमस कागज को नीला बनाए रखता है क्योंकि इसमें OH- आयन होते हैं जो लिटमस कागज का रंग बनाए रखता है। वहीं नेक्स्ट कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक क्षारीय विलयन है। क्षार लिटमस कागज को नीला बनाए रखता है क्योंकि इसमें OH- आयन होते हैं जो लिटमस कागज का रंग बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का चित्र की सहायता से साबुन की सफाई की क्रिया को समझाइए। तो चित्र की सहायता से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मिशेल से संबंधित है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। और ये जो दिखाए गए हैं बूंदाबांदी जो दिखाए गए, जब हम कपड़े को खींचते हैं तो उस समय हमारा झाग का निर्माण होता है, तो उसमें अनेक प्रकार के तैलीय या फिर मैलीय पदार्थ का बाहर निकलते हैं जिसे हम लोग मिशेल कहते हैं। तो साबुन की सफाई क्रिया को इस चित्र की मदद से निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। सबसे पहले कि साबुन के अणु की संरचना, यानी कि साबुन का अणु 2 हिस्सों से बना होता है जिसको जल संगत सिरा का, यह सिरा पानी को आकर्षित करता है। पहला क्या होता है? जल संगत सिरा जो पानी को आकर्षित करता है। दूसरा होता है जल विरक्त पुंज, यह सिरा पानी से दूर रहता है और तेल या गंदगी को आकर्षित करता है।
साबुन का कार्य के बारे में आप लोग को बता दें तो जब साबुन पानी में घुलता है तो यह सोडियम आयन Na+ और साबुन अणुओं में टूट जाता है। दूसरा है साबुन के अणुओं के जल विरक्त पूंछ गंदगी यानी तेल और चिकनाई से चिपक जाती है, जबकि जल संगत सिरा पानी की और रहता है। माइलेज के बारे में बता दें तो माइलेज का निर्माण क्या होता है, देखिए आप लोग कि साबुन के अणु गंदगी को घेर लेते हैं और एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे माइलेज कहते हैं। माइलेज में गंदगी साबुन के जल विरक्त पुष्प द्वारा अंदर कैद हो जाती है और जल संगत सिरा पानी के संपर्क में रहता है। चौथा इसका क्या काम होता है, तो गंदगी को हटाना, यानी कि साबुन के इन माइलेज के कारण गंदगी पानी में घुल जाती है और धोने पर आसानी से हट जाती है। इस प्रकार साबुन गंदगी और तेल को पानी के साथ निकाल देता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं बनती है। वही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। तो जी हाँ, जॉन मेंडल के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जॉन मेंडल ने मटर पे परीक्षण किया था, आप लोग को पता ही है। मेंडल ने कहा कि प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः जब F1 पीढ़ी के 2 पौधे का संकरण किया गया तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3-1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई तक नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नन विवरण तथा उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो अंगूठा जो दिखाया गया है वो क्या है, बल यानी कि फोर्स है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, विद्युत धारा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये दिशा को बता रहा है। जैसे कि देखिए इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तब यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है हो तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, काफी अच्छा प्रश्न है बच्चे। और आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी अणु में हाइड्रोजन H2 जोड़ा जाता है। यह आमतौर पर अवशिष्ट और असंयुक्त यौगिकों जैसे एल्केन्स और अल्काइंस को संतृप्त यौगिकों में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य वसा या तेलों को ठोस रूप में बदलना है, जिसे समानता खाद्य उद्योगों में किया जाता है। इसका उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्काइन का हाइड्रोजनीकरण, जब इथाइन C2H4 का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस H2 के साथ प्रतिक्रिया करने पर यह एथेन C2H6 में परिवर्तित हो जाता है। यह एक साधारण उदाहरण है। समीकरण के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसका समीकरण के रूप में। दूसरा है कि खाद्य उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो हाइड्रोजनीकरण का सबसे सामान्य उपयोग खाद्य उद्योग में होता है, जहां वनस्पति तेलों को मार्जरीन या घी में बदलने के लिए किया जाता है। इससे तेलों का स्थायित्व बढ़ता है और उन्हें ठोस रूप में परिवर्तित किया जाता है। चौथा है रासायनिक उद्योगों में। तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग विभिन्न रासायनिक यौगिकों को तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे एथेनॉल, हेक्सेन और हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से हमने जो सेक्शन बी और सेक्शन सी से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसे हमने हल कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन डी के प्रश्न बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें